हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट के प्रीवियस पेपर की पेडागोजी की मैराथन। ठीक है। और हमने कंसेप्ट वाली जो मैराथन थी वो पहले देख ली है, परसों मैंने अपलोड करी थी। आई होप कि आप सबने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को ऊपर करके और वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, परसों अपलोड करी थी वो मैंने। और आज हम देखेंगे पेडागोजी वाली मैराथन। और इस मैराथन में हम 2022, 2023 और 2024 के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को देखेंगे। तीन प्रीवियस पेपर की पेडागोजी इस वाली मैराथन में देखेंगे और 3 वाली हम अगले में देखेंगे। 3 का मतलब हो गया 2021 की, 2019 की और 2018 की जो मैराथन मिलेगी वो आपको कल मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आप इससे क्या होगा, आपके 6 साल में जितने भी पिछले 6 साल में जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन आए हैं वो सभी को आप देख सकेंगे इस मैराथन के जरिए। देखो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कौन सी वीडियो कंसेप्ट वाली है और कौन सी वीडियो आपकी पेडागोजी वाली है। तो आप अगर आपको पेडागोजी वाली देखनी है तो पेडागोजी वाली ढूंढ ढूंढ के देख लीजिए उसमें से। अगर कंसेप्ट वाली देखनी है तो कंसेप्ट वाली देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। यानी कि ये कुछ दे रखा है और इस पर हमें विचार करना है। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। यानी कि ये कोई बच्चा है जो संथाली भाषा जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता है। अब लोग इसका मतलब स्कूल में बच्चे क्यों इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है वो हमें देखना है। पहला हो जाएगा आपका समाजीकरण का, दूसरा हो जाएगा अतिवादिता का, और तीसरा हो जाएगा हास्यकरण, चौथा हो जाएगा आपका सांस्कृतिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हास्यकरण। यानी कि वो बच्चे उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे अलग हो, इसलिए उसका मजाक बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष है। तो मानकीय पक्ष कौन सा है ये देखते हैं। पहला है समानता के मुद्दे, बी है न्याय के मुद्दे, सी है व्यक्तित्व के मुद्दे। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, समानता के मुद्दे और न्याय के मुद्दे। ठीक है, व्यक्तित्व के मुद्दे नहीं होते हैं पाठ्यचर्या में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है। समीक्षात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन का मतलब होता है हम किसी भी चीज के सही और गलत पहलू दोनों जानेंगे। इसको हम समीक्षात्मक चिंतन को हम आलोचनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना। दूसरा है घटनाओं को तथ्य और सबूतों के आधार पर जांचना। तीसरा है वह तिथि याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी हैं। और चौथा है एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। तो सबसे ज्यादा जो काम है इसमें वो कौन सा है, दूसरा, घटनाओं को तथ्य और सबूत के आधार पर जांचना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बाह्य वेदन अग्निय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। क्या पढ़ा रहे हैं हम, बाह्य वेदन अग्निय चट्टान, यानी कि अग्निय चट्टानों के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अग्निय चट्टान दो प्रकार की होती है, बाह्य वेदन और अंतः वेदन। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो लावा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ना निकलकर नीचे ही ठंडा हो जाता है, तो अंतर्वेदन चट्टानें होती हैं। और बाह्य वेदन होती हैं जब वो लावा बाहर निकल के ठंडा होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या पढ़ाना होगा, पहला है लावा, दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक भाग, तीसरा है तलछट या अवसाद, और डी है बेसाल्ट। तो इससे पहले हमें पढ़ाना होगा, देखो 2 ऑप्शन हमें चुनने हैं, 2 में से कौन सा पढ़ाना होगा। ठीक है, 73 का तो देखो सबसे पहले तो हम लावा ही पढ़ाएंगे और फिर पढ़ाएंगे हम पृथ्वी का आंतरिक भाग। देखो अवसादी जो चट्टाने हैं वो इसके बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, बेसाल्ट भी इसके बाद की प्रक्रिया है। तो ये दोनों प्रक्रिया जो है वो पहले की है। पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन के अनुभव को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन के अनुभव को अच्छी तरह समझने के लिए। ठीक है, अब हमें बच्चों को क्या समझाना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, उस तरह की चीजें समझानी है। तो कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन इसमें एक एक तो गलत है ही, और हो सकता है 2 गलत हो, क्योंकि 2 ऑप्शन में 2 दे रखे हैं।
और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं। तो आप देखते हैं कौन कौन सा गलत है इसमें। ए है निकटवर्ती क्षेत्रों के खेतों में जाना। बी है कक्षा में किसान तथा खेतीहर मजदूर को आमंत्रित करना। सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना। और डी है स्थानीय क्षेत्र की खेतों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी सही है। अब सी वाला गलत है। इसमें क्या लिखा था, विषय वस्तु के विवरण को समझना, पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी से विषय वस्तु के को समझना। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी बात पाठ्य पुस्तक की आती है तो आपको वो वाला ऑप्शन जो होता है वो गलत ही होता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हमें रटवानी नहीं है, पढ़वानी नहीं है बच्चों को, हमारा उद्देश्य है बच्चों को समझाना। क्वेश्चन नंबर 75, सुश्री मोनिका अपने छात्र को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब होता है जब हम किसी देश को या शहर को छोड़कर जा रहे हैं। आप्रवास यानी कि वहां पर हम रहने आ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, तो ये शहर के लोग हैं वो कभी ना कभी गांव से ही आए हैं, या तो आपके पापा आए होंगे या आपके बाबा आए होंगे शहर में रहने के लिए, क्योंकि शहर में तो शहर बाद में बनते हैं और गांव हमेशा से ही चलते आ रहे हैं। तो हम गांव को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं होती है पढ़ाई की, लिखाई की, और यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गांव को छोड़ देते हैं और हम शहरों में आप्रवास करते हैं। ठीक है, गांव से हम क्या करते हैं, उत्प्रवास करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, और आप्रवास कहाँ करते हैं, शहरों में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। अब देखो उत्प्रवास का कौन सा उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्र, तो ये आप्रवास का कारण है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं लोग पढ़ने। ठीक है, दूसरा है सूडान में घटती जनसंख्या, तो जो सूडान की जो जनसंख्या घट रही है वो उसका क्या कारण है कि वहां पर संसाधन की कमी है, और इसलिए जो पब्लिक है वो वहां, या जनता है वो वहां से छोड़कर जा रही है। ठीक है, बंगलुरु में बढ़ती हुई आबादी, ये अप्रवास का उदाहरण है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में प्रवास, ये भी अप्रवास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी। ये है नगर निगम एक ऐसे प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना। भी है, देखो ये जो चीज है 77 का जो पहला है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुभव करा सकते हैं बच्चों को। भी है छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना, है ना। तो ये वाला नहीं होगा, सूची जैसे काम हम कभी नहीं करवाते हैं बच्चों से, लिस्ट नहीं बनवाते हैं किसी भी चीज की। सी है छात्रों को शहर में मेयर के कार्यालय में ले जाना, यानी कि वो जान सकेंगे कि मेयर का कार्य क्या होता है और मेयर किस तरह से कार्य करता है। डी है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को सम्मिलित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, पवन ऊर्जा पढ़ाने के लिए। निम्न में से कौन सा विषय इससे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए जिससे बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके। देखो, जिसने एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, और जो लगातार 4-5 महीने से मैं आपको एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जिसने डिटेल में पढ़ा है वो सारे जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उन सबको कल ले जा रहे होंगे। ठीक है, उनके सही आ रहे होंगे एकदम ऑप्शन। और जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बस इधर उधर से नोट्स खरीद के इस तरह से काम चलाया है, उनके ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ोगे सीटेट क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कमी जो आपने अगर की है तो इसका भुगतान भी आप ही कर रहे होगे। आप समझ पा रहे होगे कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पवन ऊर्जा से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, पवन ऊर्जा से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें पढ़ना चाहिए वायुदाब। ठीक है, वायुदाब की वजह से ही क्या होती है, पवन चलती है और पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, और देखो इस तरह पवन ऊर्जा जहां उत्पादन की जाती है वो ज्यादातर कौन से क्षेत्र होते हैं, वो होते हैं तटीय इलाके। तटीय इलाके यानी कि गुजरात, बम्बई, जहां पर समुद्र और स्थल सीमा दोनों होती हैं, वहां पर उनको बोलते हैं तटीय इलाके, और उन पर ही पवन ऊर्जा उत्पादन की जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित, देखो थोड़ा सा गलत हो गया है, निम्नलिखित टाइपिंग मिस्टेक है, मैं से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? और देखो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। पहला है भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटना पर शोध करना। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंहार पर एक वृत्त चित्र लिखना। तीसरा है भेदभाव को प्रतिबिंबित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ाना। और चौथा है आपका उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा पर चर्चा करना। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि ये जो नागरिक अधिकार है, जो हमारे देश में भी मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। और जो अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है, गुलामों ने अपनी मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया था, और वो चलाया था नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम पर ही चलाया था। उन्होंने कहा था कि हमें आजादी चाहिए जैसे और नॉर्मल लोग रहते हैं उस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न या गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? ठीक है, क्या सीख रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, 4 ऑप्शन है इसके। पहला है भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है। बी है किसी भी भारतीय राज्य के लिए सैन्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखा बनाए। ठीक है, अब ये क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो अमेरिका से तो हम तुलना करेंगे नहीं, ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरा है गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुने। ये भी गलत होगा, क्योंकि ये जो दांडी मार्च है वो एक घटना है या फिर एक आंदोलन था, ठीक है। दांडी मार्च क्या था? एक आंदोलन था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, वहां पर बहुत सारे आंदोलन होंगे। फोर्थ है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसमें सैन्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाएं की सीमा रेखाएं बनाए, यानी कि इसमें बहुत सारे आंदोलन का हम अध्ययन करेंगे, यानी कि बहुत सारे आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम किसी एक आंदोलन से नहीं मिली है, बहुत सारे आंदोलन करने पड़े, बहुत सारे लोग जेल में गए, बहुत सारे लोगों का इसमें बलिदान है। ठीक है, ऐसे फ्री में नहीं मिली आजादी। क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि स्वास्थ्य और पानी की सुविधा क्या है? जीवन का अधिकार है, और ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। इसलिए सरकार को सभी को ऐसी जन सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? पहला है आत्मक तर्क, दूसरा है निर्गआत्मक तर्क, और तीसरा है कारण प्रभाव तर्क, और चौथा है सरलीकृत तर्क। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारण प्रभाव तर्क, यानी कि वो कारण दे रहा है, बता रहा है कि सरकार को क्यों ये पानी और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो क्यों मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो जनता के लिए पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरण और अनवीकरण क्यों होते हैं? देखो क्यों, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, क्यों होते हैं इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछनीय है? ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जो बार बार हमें मिलते रहते हैं, हम चाहे उनका कितना भी यूज करें खत्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश है या धूप है, और जैसे पवन ऊर्जा है, हम कितना भी प्रयोग कर सकते हैं उसको, जैसे आपका जल है, और जैसे आपकी हवा है। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन सा आ जाएगा? आपका पेट्रोल, कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय में, क्योंकि एक बार हम इनका यूज कर लेंगे तो इन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? नवीकरणीय होते हैं। इस विषय की समझ को विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? ऑप्शन है पहला कोयले का निष्कर्षण, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और चौथा है प्राकृतिक
चक्र। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक चक्र। प्राकृतिक चक्र को जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन कौन से जो संसाधन है वो नवीकरणीय है और कौन कौन से संसाधन अनवीकरणीय है। ठीक है, किसकी वजह से नवीकरणीय होते हैं और किसकी वजह से अनवीकरणीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है उसके छात्र भारत में इस्पात उद्योग के लिए एक पुरानी नीति को समझें। ठीक है, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेख एक नौकरशाह है, इसके लेखक एक नौकरशाह है। नौकरशाह माने एक तरह से नौकरी करने वाले। ठीक है, जो नौकरी करते हैं उनको हम नौकरशाह बोलते हैं। ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, नौकरशाह। यानी कि जो लेखक है वो जॉब कर रहे हैं, मतलब उनका काम ही ये है लेख लिखना। ठीक है, जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। ठीक है, जिन पर आरोप क्या है, रिश्वतखोरी का आरोप है, यानी कि ये एम्प्लॉय थे और इन्होंने किसी चीज के लिए रिश्वत ली थी। एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है। यानी कि जिसने ये आर्टिकल लिखा है, कौन सा लिखा है, भारत में इस्पात उद्योग जो आर्टिकल लिखा है अभी हाल फिलहाल में क्या है, करप्शन के मामले में उनको दोषी माना गया है, यानी कि आरोप उन पर लगा है। ठीक है, दोषी नहीं माना गया, सॉरी, आरोप लगा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वो उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, उनका टॉपिक जो उन्होंने लिखा है। पहला है उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। दूसरा है कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम ना बताएं। तीसरा है यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। चौथा है लेख का उपयोग ना करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। हम बच्चों को समझाएंगे कि हमें कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ क्या है। ठीक है, हमें लेना देना है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में उसने क्या बोला है। उसकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसने क्या किया। हमें क्या देखना है, हमें तो केवल नीति के बारे में देखना है ना, तो हम वही चीज समझें और समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधाना अध्यापक कहते हैं कि हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है। तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखो आपकी समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ूं मैं। आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने धार्मिक प्रतीकों को पहना है, यानी कि वो अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहन के आया है। ठीक है, जैसे जो मुस्लिम होते हैं वो कुर्ता पजामा इस तरह के और टोपी लगा के रहते हैं वो, और एक जो हिंदू है वो भगवा पहन के आया है, भगवा वाले कपड़े, केसरी रंग के कपड़े। एक दूसरे धर्म का है जो जैनी है वो अपना धर्म प्रतीक पहन के आए हैं, और जो सरदार है वो अपनी पगड़ी पहन के आए हैं। तो इस तरह से पहन के आया है। तो वो बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चे ने, एक छात्र ने पूछा कि धर्म निरपेक्षता वाला व्यवहार है क्या ये। तो आंसर क्या आएगा प्रधानाध्यापक की तरफ से या प्रिंसिपल की तरफ से, ये देखिए। देखिए पहला है इसका, प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है जो धार्मिक निरपेक्षता के सिद्धांत और धर्म को स्वतंत्र अधिकार के विरोध में है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांत के अनुरूप है जहां स्कूल में किसी भी धर्म को लागू नहीं किया जाता है। तीसरा है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार या भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करता है। चौथा है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। ठीक है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि प्रधानाध्यापक किस बात को बोल रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक के कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहने हुए है और प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि हमें स्कूल में धार्मिक चिन्हों को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, प्रधानाध्यापक क्या कह रहे हैं कि हमें धार्मिक चिन्हों को नहीं पहनना चाहिए, और किस वजह से कह रहे हैं, ताकि धर्म निरपेक्षता वाला माहौल बना रहे स्कूल में, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि हमें धार्मिक चिन्हों को नहीं पहनना चाहिए। और जो लोग धार्मिक चिन्हों को पहनकर आ रहे हैं वो क्या है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है। जो वो पहन के आ रहे हैं वो विरुद्ध है,
जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आप अपने चिन्हों को पहन के अगर स्कूल में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा। किसके बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, प्राथमिक स्रोत क्या होना चाहिए सम्राट अशोक का। पहला है अशोक महान, अशोक पर एक चित्र। दूसरा है अशोक स्तंभ, और तीसरा है अशोक और मौर्य के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक। देखो जो पुस्तक होती है वो हमेशा द्वितीय स्रोतों में आती है। चौथा है अशोक के समय के कपड़े वाला एक संग्रहालय। ठीक है, तो संग्रहालय जो अशोक के बारे में बिल्कुल सही सटीक जानकारी देगा वो क्या देगा, वो होगा अशोक का स्तंभ। ठीक है, जो अशोक ने लिखवाए थे वो वाला स्तंभ जो होगा वो सबसे सटीक जानकारी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुउपयोग यानी ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा। धर्मनिरपेक्षता के विषय में अनुउपयोग का मतलब हो गया कि जो टीचर है उसने उनको धर्मनिरपेक्ष पढ़ा दिया है पहले। ठीक है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी क्या है के अनुसार अनुपयोग क्या है वो आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी सबने पढ़ी है बीएड में, मुझे पता है बीएड में ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो है वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप सबने देख लिया होगा कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में क्या लिखा है अनुपयोग के बारे में, यानी कि धर्मनिरपेक्षता टीचर ने पढ़ा दिया है, अब बच्चे क्या करेंगे उस पढ़ाए हुए का अनुपयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे। अब पहला है एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। दूसरा है क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय, देखो गलती से टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है। तीसरा है दिए गए एक देश की विशेषता को धर्मनिरपेक्षता और गैर धर्मनिरपेक्षता में वर्गीकृत करें। और चौथा है अपने पड़ोसी और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, और ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है कि जब शिक्षिका ने पढ़ा दिया है तो छात्र उसको किस तरह से उसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और गैर धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी कि उन्होंने टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे उसका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजार की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों को समझ का परीक्षण करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग है। यानी कि जो जस्टिन है उन्होंने क्या पढ़ा दिया, साप्ताहिक बाजार पढ़ा दिया, वो चेक करेंगे कि बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ कि कौन सा क्वेश्चन वो बच्चों से पूछेंगे जिससे उनको ये पता चलेगा कि बच्चों को साप्ताहिक बाजार जो उन्होंने पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। अब देखो साप्ताहिक बाजार वही होते हैं जो आपके घर के आसपास लगते हैं ना, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, हर शहर में हर इलाके में अलग अलग हिसाब से लगते हैं। आपके इलाके में किस कौन से दिन को लगता है मुझे नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ लगता है बृहस्पति बाजार। ठीक है, और किसी के यहाँ बुध बाजार लगता है, किसी के यहाँ मंगल बाजार, किसी के यहाँ सोम बाजार, इस तरह से लगते हैं। पहला है, देखो किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से। पहला है क्या साप्ताहिक बाजार क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, क्या और क्यों नहीं। दूसरा है साप्ताहिक बाजार स्थायी दुकानों की विशेषताओं की तुलना करें और विषमताएं दिखाएं। तीसरा है क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है, यदि है तो क्या, और यदि नहीं तो क्या नहीं। डी है क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है, यदि बढ़ा सकता है तो क्यों, और नहीं बढ़ा सकता है क्यों नहीं। ठीक है, तो 86 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सी और डी सही है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा ऑप्शन पहले देख लेना जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो कि ऑप्शन में कितने एलिमिनेट करने हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी हो जाएगा, और ए वाला नहीं होगा। ठीक है, कि ये चीज मायने नहीं रख रही है कि वो कितनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। ठीक है, और एक और तुक्का लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जैसे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें तीन जो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें देखो ज्यादातर जो अल्फाबेट है वो रिपीट है। ठीक है, ज्यादातर जो ऑप्शन है वो रिपीटेड है, लेकिन इस वाले में ए रिपीट नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में है ए,
लेकिन इसमें नहीं है। देखो बाकी दो तीनों में बी है, इसमें नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया लगा के ही गोला करना, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत करना कि एक ही सीक्वेंस में आप करके चले आओ, क्योंकि तुक्का लगाने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल आंख बंद करके किसी को भी गोला लगा दो। तुक्का लगाते समय भी थोड़ा ऑप्शन को देख लेना। अब देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एक दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, तो हमें गलत वाले पे मार्क करना है, और बाकी जो सही है, बाकी जो है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? ए है छात्रों को मध्य युगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की, देखो ये गलती से मिस्टेक हो गया, खोज के बारे में पढ़कर ये समझाने के लिए कहना कि नई जानकारी से युद्ध के मौजूद विवरणों में कैसे बदलाव आता है। ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास की व्याख्या के तरीका, मतलब किस किस हिसाब से वो इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं, वो है। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। बी है छात्रों को 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। ठीक है, पढ़ना या रटवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है पढ़ाना। अब देखो इसमें से हमें पता चल गया कि बी वाला गलत है, तो अब 3 ऑप्शन सही थे, तो देखो ये दोनों हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें बी नहीं है वही वाला सही होगा। देखो ये वाली जो चीज है ये काम करती है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक ऑप्शन तीनों में से गायब है तो आप उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी राय, अपनी समझ दिखाएं। अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, यानी कि बच्चों से हमें क्या जानकारी लेनी है कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को किस तरह देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण होगा? किस उद्देश्य का, कि बच्चों को लोकतंत्र में मीडिया समझ में आया है कि नहीं आया है। पहला है सरकारी नियंत्रण मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा है क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तीसरा है मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। चौथा है उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण या सेंसर लगाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा तीसरा, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। लोकतंत्र का क्या मतलब है, जो मीडिया है यानी कि जो प्रेस है, यानी कि जो न्यूज बताने वाले हैं या न्यूज छापने न्यूज को बताते हैं आपको न्यूज़पेपर में या टीवी पर प्रसारण जो आता है उसमें, तो उनकी उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों को वैसे ही दिखाएं जैसी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पक्ष को अच्छा दिखा दिया और दूसरे पक्ष को गलत दिखा दिया, तो ये चीज क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती हैं, यदि मनुष्य ने अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा। उन्होंने पहले क्या पढ़ा दिया है, वो पढ़ा रही हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें किस तरह से आती हैं। ठीक है, वो उनको देशांतरों का ज्ञान दे रही हैं। अब वो बच्चों से पूछ रही हैं कि यदि मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया होता तो क्या होता। पहला है देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। दूसरा है छात्र दूसरा बोल रहा है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। तीसरा छात्र दुनिया के सभी हिस्सों में दिन रात बराबर होंगे। छात्र चौथा है कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी और कुछ देशों के लिए सुबह 7 बजे होगी। वैचारिक स्पष्टता के क्रमबद्ध में 4 छात्रों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है हमें। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस क्या होगा वो हमें देखना है, तो आप सीक्वेंस में खुद लगाएंगे, मैं आंसर बता रही हूँ। मैराथन है, हमें फटाफट निपटाना है। दूसरा आएगा, ठीक है, सबसे पहले दूसरा वाला आएगा, फिर आएगा तीसरा वाला, है ना, और फिर आएगा पहला वाला, और फिर आएगा आपका चौथा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, संज्ञानात्मक गलत है स्पेलिंग। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुरूप पक्ष का
आकलन करते हैं। पहला है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुपयोग पक्ष, यानी कि बच्चों को बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, और अब हमें क्या करना है, उनका आकलन करना है कि उन्होंने उनको कितना ज्ञात हुआ है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष का। ए है मनी प्रबलम क्या है, इस भाषा में लिखे गए एक पुस्तक का नाम बताएं। ठीक है, दूसरा बी है आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सी है प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डी है आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। ये है एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12.5 लाख पुरुष और 45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा। देखो, उनका हमें ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुपयोग पक्ष का आकलन करना है, यानी कि हमने पहले उनको टॉपिक पढ़ा दिया है और हमें क्या देखना है, अनुपयोग। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अनुपयोग से, यानी कि आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बी डी और ई सही है। ठीक है, बी डी ई सही है। गलत कौन सा है, पहला वाला गलत है, एक मिनट, पहला वाला आपका गलत है ऑप्शन, और आपका सी वाला गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। केवल इसमें क्या था, मनी प्रबलम क्या है, भाषा में लिखी हुई पुस्तक का नाम बताएं। ठीक है, तो बच्चों ने अपनी तरफ से कोई तर्क वर्क नहीं दिया, रट लिया है, उसको ही बताना है। प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है, ये भी सिद्धांत क्या है, ये भी फिक्स है, ये भी बच्चों ने रट लिए हैं। जबकि ये जो तीनों चीज है, बी सी और बी डी और ई जो है, ये बच्चों ने खुद बताए हैं अपनी तरफ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं 2023 की पेडागोजी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं 2023 की पेडागोजी, और उसके बाद हम देखेंगे 2024 की पेडागोजी। ठीक है, तो पहले हम 2023 में जो पेडागोजी पूछी गई थी प्रीवियस पेपर में, वो हम देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। ये पूछ रहे हैं माध्यमिक स्तर पर कौन सा सब्जेक्ट है जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मनोविज्ञान, दूसरा है भूगोल, तीसरा है इतिहास, चौथा है राजनीति विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। और आप सब लोग जानते होंगे कि ये तीनों तो आपके होते हैं 8th क्लास तक। ठीक है, और जो मनोविज्ञान है वो आपका कब से आता है, वो आपका आता है 11th क्लास से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। किस चीज के, जो ऐतिहासिक अध्ययन होते हैं, मतलब जो स्टडी होती है, जो एक तरह से जो इतिहास की स्टडीज होती हैं, वो किस में मदद करती हैं। पहला है आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, दूसरा है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर पर, चौथा है आपका आर्थिक पक्ष के स्तर पर। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक शिक्षक है जो कुछ स्थान देख रहा है, अब उसमें वो विद्यार्थी की क्या मदद कर सकता है। ठीक है, मतलब स्थान का मतलब है कोई भी चीज, कोई स्थान जहां पर कोई विशेष स्थान के बारे में ये बात कर रहे हैं। ए है कुछ विशेषताओं को पहचानना और रिकॉर्ड करने में मदद कर सकता है शिक्षक। बी है मानचित्र का अध्ययन करने में। सी है मानचित्र पर सूचनाएं ढूंढने में। और चौथा है विश्वकोश का उपयोग करने में। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उपयोग करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 73 का ए, बी और सी तीनों सही हैं। अब देखिए डी क्यों गलत है, एक बार मैं बता देती हूँ। क्योंकि डी में इन्होंने क्या बोला है, विश्वकोश यानी डिक्शनरी, वर्ल्ड डिक्शनरी का कोई यूज नहीं है। आप किसी स्थान को ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई इसका प्रयोग नहीं है। ठीक है,
और एक एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो उसके साथ आप उसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ऑप्शन देखने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता रहेगा कि आगे जो ऑप्शन है वो कौन कौन से आंसर में दे रखे हैं, तो आपको एलिमिनेट करने में, यानी कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको एलिमिनेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। जैसे इसमें देखो तीन तीन दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक गलत है, तो हमें गलत वाला देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस तरह से आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तर को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान को क्या करना है, हमें सुव्यवस्थित करना है। समस्या समाधान में सबसे पहले क्या आता है, देखिए 74 में सबसे पहले आएगा आपका समस्या का सूत्रीकरण एवं व्याख्या करना, यानी कि ये जानना है एक्चुअल में समस्या क्या है ना। ये आपको बीएड में पढ़ाया गया होगा। तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये। अब नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे आएगा आपका विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, यानी सोचना कि ये कितने तरीके से सही हो सकता है काम, और फिर हमें कार्य योजना बनाना और उसको लागू करना। ठीक है, और बाद में सबसे बाद में हम क्या करते हैं, हम सबसे बाद में करते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके हमने क्वेश्चन देख लिया, तुरंत हमें नीचे झाँक कर देखना है। आपका ऑफलाइन पेपर है तो प्लीज नीचे देखना कि किस तरह से लगाया हुआ है, यानी कि क्रम से लगाया हुआ है ना। तो इससे हमें मदद मिल जाएगी किस तरह से होता है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होगा, आप नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी से। आपको बहुत स्पीड तेज रखनी पड़ेगी आपकी सीटेट के पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आ रहा है, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन पे नजर मार लेना कि ऑप्शन किस तरह से है, कितने आपको एलिमिनेट करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पहले से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम को पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए पदों को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये भी इस तरह से क्रम में लगाना है जैसे ऊपर वाला लगाया था। अब देखते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है पहले ए से ही, कि परिवार में रहना। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, आस पड़ोस। तीसरा आएगा आपका बहुत पहले के समुदाय। और फोर्थ में आएगा आपका भारत के वन क्षेत्र। तो देख लीजिए इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ए सी और बी। ए सी ए सी बी। अच्छा, ऑप्शन एक जैसे हैं, किसी को भी आप सही मान सकते हैं, तीसरा मान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग करेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं, ठीक है, पहला है आपका भौतिक मानचित्र, दूसरा है आपका राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है आपका थीमेटिक मानचित्र है, और चौथा है आपका प्राकृतिक मानचित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा आपका पहला भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र पर क्या क्या चीजें दर्शाई जाती हैं, इसको हम इंग्लिश में फिजिकल मैप भी बोलते हैं, और इस पर नदी नहर और आपके जो प्राकृतिक चीजें हैं वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी मैंने नहर गलती से बोल दिया, नहर नहीं, पहाड़ है, पठार है। ठीक है, इस तरह की चीजें, पहाड़, पठार, मैदान, वन और महासागर दिखाए जाएंगे, इस पर स्थल आकृतियां दिखाई जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज दिखाई जाती है भौतिक मानचित्र में। और राजनीतिक मानचित्र में आपके शहर दिखाए जाते हैं। अगर आप भारत का देखेंगे तो उसके स्टेट दिखाए जाएंगे। पूरे भारत का मैप देखेंगे, अगर आप किसी एक स्पेशल राज्य का देखेंगे तो उसमें आपके राज्य के उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं की दशाओं पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनका पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है, यानी कि वो क्या कर रही है, एक तरह से वो बना रही है पाठ्य योजना, लेसन प्लान बना रही है। ठीक है, पढ़ाने से बीएड में आपने टीचिंग प्रैक्टिस में डेली एक लेसन प्लान बनाया होगा, यानी कि पढ़ाने से पहले प्लानिंग करना कि आपको बच्चों को पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो वो किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों
से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में करा रही है। अब देखिए, इसमें देखते हैं ऑप्शन कितने, मतलब 3 भी दे रखे हैं, 2 भी दे रखे हैं। अब आप देख लीजिए, पहला है, ए है आपका स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, यानी कि भ्रमण करा के लाए, मतलब उनको, बच्चों को जो स्थानीय कोई भी हॉस्पिटल है उसको दिखा के लिए आए हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। बी है, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर चर्चा आयोजित करना, यानी कि बच्चों से पूछना कि भाई तुम्हें सरकारी सुविधाएं जो होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो फ्री में इलाज होता है, वो क्यों करवाना चाहिए। सी है, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। ठीक है, ये इसका मोटिव नहीं है, इतने छोटे बच्चे हैं, हम माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड के आंकड़े नहीं दिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सामाजिक विज्ञान की का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सामाजिक न्याय और हाशियाकरण पर योजना बना रहा है। ठीक है, हाशियाकरण का मतलब आप समझते हैं, कुछ समुदाय को या कुछ लोगों को ये दिखाना कि आप हमसे अलग हो, और मतलब उनको ये चीज फील कराना कि आप हमसे किसी भी चीज में कम हो, आप गरीब हो या फिर शिक्षा कम है, या किसी भी तरह से उनको नीचा दिखाना, उनको ये फील कराना कि आप हमसे अलग हो। ठीक है, आप हमसे निम्न हो, ठीक है, कम हो आप हमसे किसी भी चीज में, ये चीज फील कराना किसी को, ये क्या होता है, हाशियाकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। कौन सा अधिगम प्रतिफल है, अब ये हमें देखना है। ए है आपका, विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं। बी है आपका, दैनिक जीवन में नगर पालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थियां यह समझ सकते हैं। ये क्या बना रही है, ये लेसन प्लान बना रही है, बिल्कुल ऊपर की तरह। ठीक है, ये टीचर क्या कर रही है, ये लेसन प्लान बना रही है, और किस चीज को उन्हें पढ़ाना है, इन्होंने हाशियाकरण को पढ़ाना है। सी है, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है। डी है, विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो हमें क्या पढ़ाना था, टीचर को क्या पढ़ाना था, टीचर को पढ़ाना था हाशियाकरण। तो उसमें जो सही नहीं रहेगा वो हो जाएगा बी वाला। क्यों नहीं रहेगा बी वाला सही, क्यों, नगर पालिका कैसे काम करती है ये हमें विद्यार्थियों को समझाना है, जबकि टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है हाशियाकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसमें बी नहीं होगा, तो तीसरे वाले में बी नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र की लड़की हूँ। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में एक ही इफ्तिहार की दावत में गए थे। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। की दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी से शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिया। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं। ए है, यानी कि एक मुस्लिम समाज की लड़की है, वो अपने ही पड़ोस में इफ्तियार की पार्टी में गई है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ। जब ये रोजा रखा जाता है, तो शाम को वो लोग जो खाना खाते हैं, व्रत खोलते हैं अपना, उसको बोलते हैं इफ्तियार। ठीक है, तो इनके यहाँ क्या होता है, मतलब एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं शाम को खाने के लिए, कई कई लोग करते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन जितना मैंने समाज से देखा है, सुना है, उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। तो वो दावत में इनवाइट करा है, तो उसने क्या पहन रखा था, लड़की ने पहले पहन रखे थे परंपरागत कपड़े, यानी कि जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो पहन रखे थे। शेरवानी लड़के ने पहन रखी थी और सलवार कमीज लड़की ने पहन रखा था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, उन्होंने, लड़की ने जींस टी शर्ट पहन लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया होगा लड़की ने, ये हमें देखना है। ए है, कपड़ों को पहचानने के निशान के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि कपड़ों से लोग जज करते हैं कि ये नए फैशन के हैं या पुराने फैशन के लोग हैं, या फिर ये पुरानी विचारधारा के लोग हैं, इस तरह से जज करते हैं। ए,
बी है हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने पहले से अवधारणा बना रखी है कि इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तो ये पुराने लोग हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी विचारधारा के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इस तरह से हमने ये चीज बना रखी है ना। सी है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों में छात्रों के आलोचनात्मक विवेचना को प्रोत्साहन मिलता है। आलोचनात्मक यानी कि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके गलत और सही पहलू दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब डिबेट टाइप का होता है आलोचनात्मक आलोचनात्मक जब चीजें चलती हैं तो कुछ जैसे हम क्लास में आलोचनात्मक चिंतन करवा रहे हैं बच्चों से, कोई टॉपिक हमने दे दिया तो सब बच्चे अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, मतलब वो उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनको सही लगा इस चीज में और क्या गलत लगा। ठीक है, यानी कि गुण और अवगुण दोनों को जानेंगे, सही पहलू और गलत पहलू दोनों के ऊपर वो बताएंगे कि अपने जो भी अनुभव होंगे या जो भी उन्होंने सीखा होगा। उपयुक्त विकल्प चुने। ए है हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था बनाने में व्यवस्था। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं सर्कल कर देती हूँ जो जो टाइपिंग मिस्टेक है। आप प्लीज इन चीजों को इग्नोर करना क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, तो व्यवस्था बनाने की व्यवस्था करें। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है। देखो तो ये तो हो जाएगा क्योंकि इसमें अवगुण और गुण दोनों पूछे हैं। सी है झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थिति कौन 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 सी है, तो ये वाला नहीं होगा। ये क्या है, सीधा सीधा आपको पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। ठीक है, इसमें आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि जो चीजें हैं वो वैसी ही बताएंगे। डी है आज के गांव और जनपद के समय के गांव की व्यवस्था में क्या अंतर है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे और सोचेंगे कि महाजनपद काल में किस तरह किससे गांव होते थे और आजकल के गांव किस तरह से हैं। देखो मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑप्शन पहले नजर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन पर पहले नजर डालेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि आपको कितने छांटने हैं। ठीक है, तो छांटने में थोड़ी आसानी होती है और पेडागोजी के जो ऑप्शन होते हैं वो ज्यादातर ऐसे लगते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पहले ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पादन, देखो ये भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। देखो ब्रांडिंग या का क्या मतलब होता है कि कोई वस्तु है उस पर हमने अपना ठप्पा लगा दिया कि इसका पेटेंट केवल इनके पास है, यानी कि इस चीज को केवल ये उत्पादित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हर पैकेट पर या चीज पर क्या होता है, कंपनी का एक लोगो होता है, कंपनी विशेष का एक लोगो होता है और जिससे हम ये पहचानते हैं कि ये सामान इस कंपनी का है। ठीक है, कोई भी आप सामान खरीद लीजिए, चिप्स कुरकुरे पापड़ कुछ भी खरीद लीजिए, सब पर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक, सब पर एक चिन्ह होता है जो ये बताता है कि ये किस कंपनी का सामान है। ठीक है, कुछ भी सामान खरीद लीजिए सब पर ब्रांडिंग होती है, वो इसलिए होती है ताकि कोई दूसरा बंदो उसके जैसी डुप्लीकेट चीज ना बना सके। ठीक है, कारण है आ ब्रांडिंग या दागना। ठीक है, इसको दागना भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में हम इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, कहाँ से आया है ये ब्रांडिंग, ये आया है जब पहले पशुपालन किया जाता था तो उनके मालिकों को पता नहीं चलता था कि कौन से पशु किसके हैं, मतलब वो एक दो पशु नहीं पालते थे, वो हजारों की संख्या में पालते थे। अब भी ऐसा होता है तो वो एक अपना मार्का रखते थे, उसको दाग देते थे पशु के ऊपर ताकि उनको पहचान रहती थी कि उनका पशु कौन सा है। ठीक है, पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने को का सोचा, तो ये जो ब्रांडिंग की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। ठीक है, पहले ये पशुओं के लिए यूज किया जाता था, अब ये सामानों के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं
82 निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है ए, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विषय का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। ठीक है। अभी कथन है आ, विकेंद्रीकरण भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समुदाय से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा आपका ए, वो हो जाएगा ए। आप एक मिनट, माउस नहीं चल रहा, कहाँ है, वो हो जाएगा ए, मतलब पहला ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है ए, देखो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, 82 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 83। एक मिनट, 83 निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जब भी हम जेंडर पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में, तो हमेशा जो उदाहरण होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, स्त्रियों से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को दिखाना। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं, भारतीय इतिहास में या फिर आप किसी भी देश के इतिहास में देख लो, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ थोड़ा सा पक्षपात हुआ है, भेदभाव हुआ है। इसलिए जो जितने भी उदाहरण है वो महिलाओं के ऊपर ही पेश किए जाते हैं। ठीक है। कारण है आर, किसी भी ऐतिहासिक घटना या समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो जेंडर का मतलब ही होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो चीज जिसके साथ हुई है वो उसके लिए ही उदाहरण के रूप में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत, ठीक है, ये मैंने बहुत रिसर्च करके देखा था। तो ये प्राथमिक स्रोत होता है, द्वितीय स्रोत होता है, ठीक है, और तृतीय स्रोत भी होता है, मैंने देखा है। ठीक है, किसी पीजी की बुक में देखा था। तो इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक जो स्रोत होते हैं वो होते हैं जो कोई भी व्यक्ति खुद लिख रहा है। ठीक है, जो खुद लिख रहा है तो वो हो जाएंगे प्राथमिक स्रोत। जैसे आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। और द्वितीय स्रोत क्या होगा, विद्वानों की पत्रिका। ठीक है। द्वितीय स्रोत का मतलब है जो चीजें प्राथमिक स्रोत से ली जाएंगी वो किस में आएंगी, द्वितीय स्रोत में आएंगी। ठीक है। जैसे किताब है, पत्रिका है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, द्वितीय स्रोत में आती हैं आपकी। ठीक है। किताब, पत्रिका या उपन्यास, ग्रंथ, ये सब चीज किस में आएंगे, आपके द्वितीय स्रोत में आती है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केवल ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। माध्यमिक यानी मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। माध्यमिक, माध्यमिक का मतलब हो गया आपका 9 to 12। ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की बात चल रही है। उसके बच्चों, उन बच्चों को क्या पढ़ाना है, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना तैयार करनी है। उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए इन सब में मुझे जो सही ऑप्शन लग रहा है वो हो जाएगा आपका फोर्थ, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से निकलवाएंगे चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सी संस्था या संस्थाओं के मूल्यांकन कार्यक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। उपयुक्त विकल्प चुने। ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है स्थानीय सरकार। देखो जो शिक्षा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो 2009 में आरटीई आया था, ठीक है,
उसके हिसाब से संस्थाओं में से मूल्यांकन प्रक्रिया को विकसित करने की अपेक्षा किससे की जाती है, कि मूल्यांकन को वो क्या करे, विकसित करे, मतलब मूल्यांकन का सही जो तरीका है वो लेके आए। ठीक है, तो किससे अपेक्षा की जाती है? देखिए, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची पे कौन कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो किस किस से अपेक्षा की जाएगी भाई? इन दोनों से ही अपेक्षा की जाएगी। ये क्या हो गया? ए और बी दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त हो जाता है। किससे आरंभ होता है? ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? सबसे पहले आप करते हैं प्लानिंग। ठीक है, क्या करते हैं? नियोजन। ठीक है, नियोजन करते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी परीक्षा होती है? योग्यतात्मक। योग्यतात्मक परीक्षा कौन सी होती है? जो आपका एनुअल एग्जाम होता है वो होती है योग्यतात्मक आकलन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। पहले में ये नियोजन आकलन भरा जाएगा और दूसरे में योग्यतात्मक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, निर्धारणात्मक आकलन मैंने पहले आपको समझा दिया है कई सारी वीडियो में, आज डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है तो टाइम हमें बचाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विद्यालयों के कार्य के उद्देश्य संग्रहण को डैश माना जाता है। विद्यालय के कार्य के उद्देश्य संग्रहण को, यानी कि बच्चे ने जो भी कुछ पूरी साल पढ़ा है, सीखा है, समझा है, ठीक है, उसने कितने जो उद्देश्य रखे गए थे कि भाई, जो मान लीजिए 6 क्लास के बच्चों के लिए कुछ उद्देश्य रखे गए थे कि इनको अच्छे से लिखना आना चाहिए, इनको अच्छे से इनकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, या और इनको ये जो चीजें समझाई जा रही हैं ये इन्हें यहाँ तक कम से कम समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इनके टेबल इतने अच्छे हो जाने चाहिए, इनकी जो मैथ की पावर है, मतलब मैथ सॉल्व करने की जो पावर है वो इतनी हो जानी चाहिए, यानी कि गुणा भाग घटा ये सब चीज इनको आ जानी चाहिए। ये सारे जो उद्देश्य रखे गए थे, बच्चे ने उन उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा किया है, ये किस में लिखा जाता है, ये पूछ रहे हैं। और ये आपका आता है लास्ट में, सबसे लास्ट में बनता है पोर्टफोलियो। जब आपका एनुअल एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब टीचर रिजल्ट बनाती है तो वो रिजल्ट के साथ साथ एक पोर्टफोलियो भी तैयार करती है कि बच्चे ने किन किन चीजों में, किन किन क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन किया है और उसने जो उद्देश्य रखे गए थे उनको कहाँ तक पूर्ति किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको और सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक दी हुई है। और वहां मैंने इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाया जितनी स्पीड से मैं आज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है इसलिए स्पीड से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये स्पीड ज्यादा तेज है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट का, आप उस पर लिंक पर क्लिक कर जितने भी अब तक मैंने कराए हैं पेडागोजी के वीडियोस, उन पर क्लिक कर देख सकते हैं। बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझाया है, और आप इसको इसके बाद उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा कि पेपर में किस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, वीडियो के ऊपर लिखा है कौन सी कंटेंट की है, कंटेंट वाली पे लिखा है विद एनसीईआरटी एक्सप्लेन। ठीक है, और पेडागोजी वाली पे लिखा है पेडागोजी स्पेशल। ठीक है, तो पेडागोजी अगर आपको देखनी है तो पेडागोजी वाली क्लिक कर करके देख लीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट की होंगी सारी वीडियोस, तो उनको आप क्लिक कर करके देख लीजिए। और आपको अगर जल्दी से जल्दी जल्दी देखनी है तो आप उनको स्पीड बढ़ा देना। आपको पता ही होगा सेटिंग, यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं तो एक सेटिंग का चिन्ह आता है, तो उस पर आप उस पर लिखा होता है कि आप 1 स्पीड पर देखेंगे या फिर आप 2 स्पीड पर देखेंगे या फिर आप 3 स्पीड पर देखेंगे। ठीक है, तो आप उसकी 2 स्पीड करके आराम से जल्दी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मतलब जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी सारी चीजें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एक मिनट जी। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकन करती है क्या विद्यार्थियों में जनसंख्या पिरामिड के संबंध में समझ लिया है या नहीं। निम्नलिखित में से क्या सहायक हो सकता है, उपयुक्त विकल्प को चुने। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है उसने क्या पढ़ाया है बच्चों को, जनसंख्या पिरामिड पढ़ाया है। ठीक है, अब वो देखना चाहती है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है और कहाँ तक नहीं सीखा है। अब वो पूछ रही है बच्चों से
ए है, ये जनसंख्या पैरामीड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। जब उसने पढ़ा दिया है तो वो बच्चों से ये अपेक्षा कर रही है कि हाँ भाई ये इतना समझ गए होंगे। बी है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पैरामीड बना सकते हैं, बिल्कुल सही। सी है, जनसंख्या पैरामीड की सहायता से रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जनसंख्या पैरामीड में रोजगार में लगे हुए या बेरोजगार व्यक्तियों का ब्यौरा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। रोजगार और बेरोजगार के बारे में नहीं लिखा होता है पैरामीड में, ठीक है। पैरामीड में बस एज दिखाई जाती है कि इस एज ग्रुप के इस एज ग्रुप तक इतने लोग हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने कौशल को आंकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ए है, हिमालय के सभी, देखो क्या चीज देखनी है हमें, विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण करने की क्षमता देखनी है या कौशल देखना है कि बच्चे किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। और विश्लेषण भी कुछ कुछ कैसा होता है, आलोचनात्मक चिंतन की तरह होता है, यानी कि बच्चे चीजों को छांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही है आपका इसमें। ए है, हिमालय की सभी हिमनद पिघल जाएं तो भारत में मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों को कि भाई अगर हिमनद पिघल गई तो क्या होगा, ठीक है। हिमनद यानी कि बर्फ से बनी हुई नदियां पिघल गई, सारी पिघल गई एक साथ, तो भारत में क्या होगा। बी है, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे। तो इसमें जो ये है आपका ऑप्शन, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर आपने बच्चों को समझाया होगा तो वो बच्चे एज इट इज बता ही देंगे। सी है, वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, तो ये भी नहीं होगा। और डी जो है, भारत में राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने 2022 वाला भी पेपर की भी पेडागोजी देख ली और 2023 वाले पेपर की भी पेडागोजी देख ली। अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं 2024 की पेडागोजी। और इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी पेडागोजी के ही मैराथन की, उसमें मैं आपको कराऊंगी 2021 की, 2019 की और 2018 की पेडागोजी, ठीक है। और 2020 में पेपर हुआ ही नहीं था, तो 2020 वाले की नहीं मिलेगी आपको। तो 2021, 19 और 18 की पेडागोजी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, नेक्स्ट मैराथन वीडियो में मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं 2024 की। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि ये जो मूल्यांकन होता है ये हमारे जब से स्टार्ट हो जाता है, जब से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाता है मूल्यांकन। और कब तक चलता है, ये हमारा फरवरी तक चलता है, जब तक हमारे एनुअल एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक चलता है, ठीक है। यानी कि बच्चा पूरी साल जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सब इसमें इंक्लूड होती है। उसके क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसकी एक्टिविटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो खेलकूद में कैसा है, डांस में कैसा है, सारी चीजों कैसा है, इस सब का ब्यौरा, पढ़ाई के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज में भी कैसा है, इस सब का ब्यौरा क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है। टेस्ट वगैरह के नंबर सब कुछ इसमें होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। अब देखना है हमें कौन सा पार्ट नहीं है। पहला हो जाएगा आपका, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानता है। दूसरा है, यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। तीसरा है, यह विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास के साथ सह संबंध पहलुओं का भी आकलन करता है। फोर्थ है आपका, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्यों पर मूल्यांकन केंद्रित है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सर्वांगीण विकास यानी कि पूरी साल जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, उन सभी पर आधारित है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज ये मैराथन आपको कैसी लग रही है, तो कमेंट कीजिए। इतने सारे व्यू आते हैं इस पर, इतने सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट आप करते नहीं हो, प्लीज कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, ठीक है।
कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस तरह से इस तरह की पेडागोजी की जो मैराथन है आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि देखो कुछ जो उद्योग होते हैं या फैक्ट्रियां होती हैं उनमें क्या किया जाता है, अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। अस्थायी श्रमिक क्या होते हैं, जो जिनको पूरे महीने की सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। अस्थायी का मतलब होता है जितना काम है उतना उतने दिन के लिए बुला लिए और जब काम नहीं है तो उनकी छुट्टी है, ठीक है। यानी कि पर डे का इनका हिसाब होगा। ए है वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख व निकाल सकते हैं। बी है वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य संबंधी हित लाभों को बचत करते हैं। और तीसरा है अस्थायी कर्मी बिना नौकरी भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। डी है आपका स्थायी कर्मचारियों की तुलना में अस्थायी कर्मचारी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ठीक है, देखो डी वाला तो बिल्कुल इसका गलत ही हो गया कि ऐसा नहीं है कि वो परिश्रमी होते हैं और जो रोज वाले काम करने वाले होते हैं वो अपरिश्रमी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है, ठीक है। क्या कारण है कि वो भत्ते वगैरह नहीं मांगते हैं, पहली बात, ठीक है। ज्यादा छुट्टी वुट्टी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कुछ दिन काम मिल रहा है, आगे काम नहीं मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो काम करने की कोशिश करते हैं उस टाइम में। और उनके संबंध में उनको मतलब बहुत सारी सुविधा होती हैं जो स्थायी रूप से काम करते हैं। उन सभी चीजों को, सुविधाओं को जो मालिक होते हैं वो काट लेते हैं अस्थायी वालों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। अब देखिए रिक्त स्थान है, इसको सही विकल्प से भरना है। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। जनता का जागरूक होना किसके लिए आवश्यक है, राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, गुणतंत्र के लिए या एक तंत्र के लिए। सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि अगर जनता जागरूक है, जनता को पता है कि उसको कौन सा अपना सही नेता चुनना है, कौन सा नेता चुने जिससे उसके देश का विकास हो, तभी लोकतंत्र सार्थक है। अगर वहां की जनता कैसी है कि केवल फ्री पर जाने वाली है, कि जो फ्री सुविधाएं दे रहा है उसको हम वोट देंगे, या फिर जो हमारी जात वाला है उसको वोट देंगे, तो वहां पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब है कि जो आपका विकास करे आप उसको वोट दीजिए, निष्पक्ष भाव से वोट दीजिए, ना कि इस आधार पर दीजिए कि वो आपकी जाति का है या वो आपके धर्म का है, या फिर वो आपको कुछ चीजें फ्री में दे रहा है, या फिर कुछ सुविधाएं आपको वो बाद में फ्री में देगा, ठीक है। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है। और हमारे देश में जो आजकल वोटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर वोट डली है, वो किस आधार पर डली है कि कौन नेता कितना फ्री में दे रहा है। सभी नेता लगभग अपने अपने जहां उनकी राज्य की सरकार है उनमें फ्री में दे रहे हैं, और जनता बस फ्री के पीछे भाग रही है। जनता को कोई लेना देना नहीं है, देश का क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस सबको फ्री से मतलब है। और एक बात ध्यान रखना, फ्री में कोई भी कुछ भी चीज नहीं देता है, ठीक है। माँ बाप भी फ्री में प्यार नहीं करते हैं, वो भी चाहते हैं बाद में बुढ़ापे में आप उनकी सेवा कीजिए, करें, ठीक है। इसलिए ही वो पूरी जिंदगी आपको देख रेख करते हैं ताकि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। तो फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। जो कोई आपको फ्री में दे रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है, और बाद में आपको ही उस सब की भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको उतना ही काम ज्यादा करना पड़ेगा जितना आपको फ्री में मिल रहा है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप हमारे देश में किसी भी राज्य में रह रहे हैं, ये कथन सबके लिए सही है, ठीक है। बहुत सारे देश हैं जो फ्री के चक्कर में पूरी तरह से डूब गए हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। और आप ये सोच के चलिए कि अगर आपके भी घर में कोई कमाने ना जाए और सब कुछ आपको फ्री में मिलता रहे, तो आप कैसे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। फ्री में रोटी मिल तो रही है, कमाने की क्या जरूरत है। और एक दिन जब फ्री वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो आप एक दिन में तो कमाना सीखेंगे नहीं, आपको तो आदत पड़ गई है फ्री का खाने की, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एट लास्ट आप अपनी अवनति की तरफ चले जाएंगे, यानी कि आप हमेशा के लिए गरीब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें क्या करता है, राज्य एक धर्म निश्चित दूरी बना के रखता है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है हर चीज पर राज्य। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, यह संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अगर उसको जरूरी लग रहा है तो वो कर सकता है। जैसे
धार्मिक मंदिरों पर, मस्जिदों पर जो स्पीकर लगे होते हैं उनको हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, वो हाई कोर्ट ने दिया था। तो इन आदेशों पर भी अमल होता है, और ये सब कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। ठीक है, बी है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। और राज्य तो बिल्कुल भी वो धर्म तो बिल्कुल भी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म नहीं बताएगा कि देश कैसे चलेगा, कोई भी धर्म नहीं बताएगा। ठीक है, और हमारा देश कैसे चलता है? संविधान से चलता है, क्योंकि लोकतंत्र है। सी है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। डी है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। या तो डी वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर राज्य को ऐसा लग रहा है, राज्य का मतलब देश ही होता है। ठीक है, अगर देश की सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कुछ लोगों का शोषण हो रहा है धर्म की वजह से, जैसे मैंने आपको जब ये पेपर डिटेल में कराया था, जब बताया था 3 तलाक है या सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन सारी कुरीतियों को हमारे देश की सरकार ने हटाया था। क्यों? क्योंकि वो देश के नागरिकों के लिए अच्छी सुविधा है। तो ये धर्म के आधार पर संशोधन किया गया था कि भाई कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, उसी तरह से 3 तलाक मामला हटाया था, हलाला वाले चीज भी हटाई थी। वो क्यों हटा रहे हैं ये सारी चीजों को? ताकि लोगों का शोषण ना हो। तो आवश्यकता पड़ने पर राज्य यानी कि भारत सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 73 अभिकथन है एक, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। खुली परीक्षा क्या है कि वो रटने पर ध्यान नहीं दे रही है, वो किस पर ध्यान दे रही है? समझने पर ध्यान दे रही है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं। ठीक है, कारण है आर। क्या कारण है इसका? खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले नहीं करनी पड़ती। ठीक है, मतलब खुली पुस्तक जो परीक्षा है वो क्या कर रही है? विद्यार्थियों के भार को कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल ए सही है, और जो आर है वो गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब है कि आप एग्जाम देते समय बुक खोलकर देख सकते हैं उसमें से आंसर। ठीक है, उसका उद्देश्य ये होता है, खुली पुस्तक परीक्षा जो होती है वो मेनली क्लासेस में होती है। जब टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया तो फिर वो इस तरह की परीक्षा लेते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि भाई आंसर बताओ। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि बार बार बच्चा एक ही चीज को रिपीट करेगा, खुद पढ़ के खुद समझ के और पढ़ के टीचर को आंसर करेगा, तो बच्चा अच्छी तरह से इन चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को बस पास कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की हैं। इसमें से प्रश्न कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? पहला है, ऐसा क्या है कि क्लास की विलास यानी कि लग्जरी जो कारें हैं, कार और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं। हम किसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं? विद्यार्थी आलोचनात्मक चिंतन किसके ऊपर कर रहे हैं? गरीबी और असमानता के ऊपर। ठीक है, तो गरीबी और असमानता के ऊपर हम देख रहे हैं। दूसरा है आपका देखो ऑप्शन तो इसका यही वाला सही हो जाएगा कि असमानता को ये दर्शा रहा है कि एक आदमी गाड़ी में बैठा है, बहुत लग्जरी गाड़ी में बैठा है जिसमें एसी वगैरह सब कुछ है, और एक जो है वो भिखारी है, दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? सिग्नल पर मिल रहे हैं। अब देखो दूसरा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं? तीसरा है आपका, देखो हमें असमानता के बारे में देखना था, तो इस असमानता यानी कि दोनों में कितना अंतर है ना। तीसरा है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा। चौथा है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है और यह उन्हें आलसी नहीं बना देंगे, ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, और गरीबी कभी भी मुफ्त की चीजों से खत्म नहीं होगी, हमेशा आपके काम करने से खत्म होगी। ठीक है, अगर परिवार में 6 लोग हैं तो ज्यादातर मैंने देखा है कि एक व्यक्ति कमा रहा है और बाकी
5 की 5 बैठकर खाना खा रहे हैं। तो जो लोग गरीब हैं वो ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग काम करें, और जिससे उनकी गरीबी दूर होगी। ठीक है, फ्री से कभी भी किसी का भला नहीं होता है और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, बस पेट भर सकते हो फ्री में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? नैदानिक मूल्यांकन का असंगत, असंगत का मतलब नहीं है। ठीक है, नैदानिक नैदानिक मूल्यांकन का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और नैदानिक नैदानिक मूल्यांकन कौन सा होता है? जब बच्चे की परीक्षा हो गई, जब बच्चे की जब कॉपी चेक होती है, तो टीचर उन कमियों को लिख लेता है कि भाई बच्चे ने ये सारी कमियां क्यों करी हैं, और बाद में उन जहां जहां बच्चे ने गलती करी है उन सभी कमियों को बच्चों को समझाया जाता है। तो ये क्या होगा? नैदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि असंगत बोला है। पहला है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सभी बच्चों से तुलना नहीं करनी होती। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि हमने नहीं वाला देखना था। और नैदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम दूसरे बच्चों से तुलना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? आइए देखते हैं। क्या हमने देखा है इसमें? सामाजिक विज्ञान के विषय कब आते हैं, यानी कि SST हमारी कब से स्टार्ट होती है, ये हमें देखना है। प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 1ली से 5वीं तक में हमारे पास SST होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 6 to 8 में हमारे पास SST होती है। माध्यमिक स्तर पर, यानी कि 9 से स्टार्ट होती है SST। और उच्च माध्यमिक स्तर पर, यानी कि 11th क्लास से हमारी SST स्टार्ट होती है। तो हमारी SST कब स्टार्ट होती है? उच्च माध्यमिक स्तर पर 6 to 8, मतलब 6 क्लास से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है SST। ठीक है, यही इन्होंने पूछा है, सामाजिक विज्ञान हमारा कब से प्रारंभ होता है पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्रोतों के बारे में सही है? ठीक है, स्रोतों के बारे में कौन सा सही है? ए है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। बी है, ये सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। सी है, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। और डी है, इसमें प्रत्यक्ष दर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। देखो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सही विकल्प का चयन करें। स्रोत के बारे में कौन सा कथन सही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा, बी और सी आपका गलत हो जाएगा, कि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, कि अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं स्रोत, या फिर ये इनकी जो प्रकृति, ये सभी कैसे होते हैं? ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? ठीक है, विद्यार्थियों को क्या देखना है? मीडिया की भूमिका देखनी है। और देखो ये 2000 हमने 21 में भी देख लिया पेपर, सॉरी 2022 में भी देखा, 2023 में भी देखा, और देखो 2024 में भी यही वाला आया है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? बच्चे की समाज में मीडिया की क्या भूमिका है, मतलब बच्चे को ये आलोचनात्मक चिंतन करना है। तो कौन सा इसमें आलोचनात्मक चिंतन के लिए ऑप्शन सही होगा? आंसर भी हम देख लेते हैं, हम 2 या 1 इसमें से सही होगा। अब देखते हैं, 2 या फिर तीनों इसमें से सही होंगे, यानी कि गलत इसमें से या तो 1 है या तो कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह से ही जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जाते हैं। आंसर देखते हैं, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेंगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, छात्रों में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको छोड़ देना। बी है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरों को इकट्ठा करने और उनके विवरणों की तुलना करने को कहना। ठीक है, और सी है,
छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संसाधनों के रूप में प्रयोग करना। तो 78 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, ए बी सही है और सी आपका गलत है। ठीक है, सी कौन सा था? छात्रों से व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना, क्योंकि जो सोशल मीडिया ऐप होती हैं, जितनी भी होती हैं, उन पर गलत इन्फॉर्मेशन भी कोई भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलेंगी। जितनी भी सोशल मीडिया ऐप हैं जो भी हैं, उन पर कई सारी न्यूज गलत भी होती हैं। ठीक है, उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में प्रयोग करना, तो उसका हम एज इट इज प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कई सारी चीजें इस पे गलत भी होती हैं। तो इसका जो सही आंसर था ए और बी दोनों था। नेक्स्ट देखते हैं 79, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयोगी रहेगा? देखो, जब ये मैंने पेपर डिटेल में कराया था तो मैंने आपको बताया था टी चार्ट क्या होता है, इस तरह से का चार्ट होता है। ठीक है, इस तरह मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे हम टी चार्ट पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। देखो टी है ना ये, अब टी को ऐसे नीचे से ढक देंगे, ऊपर से ढक देंगे, साइड से ढक देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? टी चार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम टी चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट। ठीक है, चीजों को कैसे दिखाया जाता है? इस तरह से एक सर्कल, और इसको ऐसे दिखाया जाता है, मतलब इतना इतना हिस्सा बांट दिया जाता है। ज्यादातर सिंचाई के जो उदाहरण हैं वो इसी सर्कल के जरिए समझाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के समझाए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा दिखाए जाते हैं उनकी ही बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, शासक के शासनकाल का सार देना। देखो सार यानी समरी दे जा रही है, तो क्या है? व्याख्या है, तो ये टी चार्ट में नहीं लिखा जाएगा। टी चार्ट में कैसी चीजें लिखी जाएंगी? दूसरा है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति अथवा आंदोलनों के पदानुक्रम को संचित दिखाने के लिए। तो 79 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ही हो जाएगा, कि एक तरफ आप क्रम दिखा देंगे और दूसरी तरफ युद्ध या क्रांतियों या आंदोलनों का क्रम दिखा देंगे। ठीक है, तो यही वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है? समावेशी कौन सा बनाएगा वो हमें देखना है। पहला है भिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करने की रणनीति। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी किस चीज कैसे बनेंगे, है ना? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना 80 का, वो पहला ही सही हो जाएगा, कि विभिन्न समुदाय के लोग या विभिन्न क्षेत्र के लोगों की कहानियां, तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली जो रणनीति होगी वो कैसी होगी? समावेशी कक्षा की होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हैं, यानी कि ऐसे छात्र हैं जो मुख्य धारा से किसी भी तरीके से अलग हैं। ठीक है, गरीब हैं या फिर कुछ अलग, उनके माता पिता पढ़े हुए नहीं है ना, या फिर किसी भी उनकी भाषा अलग है। ठीक है, अल्पसंख्यक है वो। ठीक है, इस तरह के बच्चे हैं जो कैसे हैं? हाशियाई समुदाय से हैं। इसलिए जब हम हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम हाशियाकरण पढ़ा रहे हैं? ए है, देखो एक इसमें से गलत होगा, है ना? 3 दे रखे हैं ऑप्शन में, एक गलत होगा या 2 गलत होगा, और हमें उसी हिसाब से एलिमिनेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का है, देखते हैं। ए है, खास समुदाय का नाम लेने पर समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब हम हाशियाकरण पढ़ा रहे हैं तो हम किसी स्पेशल समुदाय का नाम नहीं लेंगे कि इस समुदाय के बच्चों को ऐसे देख रहे हैं लोग। ठीक है, या इस समुदाय के जो लोग हैं वो हाशिए पर हैं, ताकि उन बच्चों को बुरा फील ना हो। ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैंने हाशियाकरण आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया, जब बहुत डिटेल में पढ़ाया था तब भी, और ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर करा रही हूँ तब भी, मैंने अभी तक किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। मुझे पता है कौन कौन से हाशियाकरण पर है,
लेकिन नहीं लिया है। क्यों? ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं और जो वाकई में अभी भी हाशियाकरण पर हैं, उनको बुरा फील होगा। ठीक है, भी है इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब सबकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारी पढ़ाने की वजह से किसी को बुरा फील ना हो और किसी की भावना आहत ना हो। सी है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। कुछ को मतलब लगता है कि हम बताएंगे तो लोग बाद में हम पर हंसेंगे, मतलब स्टूडेंट बाद में हंसेंगे। डी है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करने चाहिए। तो ये गलत है भाई, ऐसा हम किसी की पर्सनल लाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और नहीं हमें करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा या से परियोजना कार्य की विशेषताएं है? ए है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ठीक है, परियोजना कार्य जो होती हैं वो। बी है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षक के लिए अधिक समय शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई परियोजना हुई जिसमें टीचर की जरूरत हुई, तो अगर उसको हम घर पर करने को देंगे तो बच्चे कैसे अच्छे से कर पाएंगे? ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस जो होती हैं उनमें कई बार टीचर की भी हेल्प की जरूरत होती है। छोटी क्लासेस में तो मोस्टली मम्मी पापा घर पे हेल्प कर देते हैं या फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में जो चीजें होती हैं वो थोड़ी टफ होती हैं, तो उन पर टीचर की भी जरूरत होती है। सी है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोग आत्मक कौशल के विकास को मदद करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि सहयोग आत्मक चीजें जो है वो विकसित होती हैं। सहयोग का मतलब है कि एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग वाला नेचर हो जाना, मदद वाला नेचर हो जाना। तो ये इस चीज का विकास करता है परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? पहला है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना या तर्क करने के कौशल विकसित करना। तीसरा है, तथ्यों को याद रखने में मदद करना। और चौथा है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करना। ठीक है, तो ये जो फील्ड कार्य है ये किस चीज में सबसे ज्यादा मदद करता है? तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि हम जब हम सीख रहे हैं कोई भी चीज तो हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या है? जो आपको सामने दिख रही है चीजें, आप छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? क्या कारण है? पहला है, सरकार उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। और तीसरा है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। और डी है, यह एक परंपरागत प्रक्रिया है। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी को छोड़कर बाकी सब सही हो जाएंगे कि राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। और लोकतंत्र में यह एक परंपरा है कि एक निश्चित समय तक ही कोई भी सरकार शासन कर सकती है, उसके बाद चुनाव होंगे और सरकार दोबारा चुनी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, आत्मपन की अवधारणा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला है केस स्टडी, दूसरा है विचार मंथन, तीसरा है प्रदर्शन और चौथा है सर्वेक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्रदर्शन, यानी कि करके देखना या करके दिखाना। ठीक है, आत्मपन में क्या होगा कि बच्चों को प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरह से सूर्य की किरणें आती हैं और किस तरह से आपकी की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कथन है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, ठीक है, ये अनुमान किस तरह से लगाता है? पहला है आपका ए, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बी है, यह अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यक का मतलब हो गया ओबीसी। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है? ओबीसी है। किस तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है?
सी है यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। और डी है यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी लेता है। तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो ओबीसी हैं उनको 100% जॉब की गारंटी है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के इस चीज की गारंटी नहीं लेता है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए बी और सी सही है, जबकि डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ए है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझाने पर केंद्रित करना। बी है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। सी है परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु के से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरह से हम पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए कुछ चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ विषयों को नहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकरण समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। मतलब कौन कौन से अधिकार हैं जिनकी वजह से जो हाशियाकरण पर लोग हैं उनकी रक्षा होती है, या फिर ये उनके लिए बहुत ही सही है। पहला है समानता का अधिकार, बिल्कुल सही है। हाशियाकरण पर जो लोग हैं वो बोल सकते हैं कि भाई हमें भी कैसा अधिकार मिलना चाहिए, समान। ठीक है, जिस तरह से और लोगों को अधिकार उस तरह से हमको भी मिलना चाहिए। बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि हमें कैसा मिलना चाहिए, पढ़ाई का लिखाई का अधिकार और अपनी संस्कृति यानी अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने का अधिकार। ठीक है, और कई बार जो हाशियाकरण पर लोग होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि उनकी भाषा को या बोलने वाला जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग उनकी भाषा को महत्व नहीं देते हैं। तो 88 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, और स्वतंत्रता और शोषण से देखो इसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर किसी का शोषण नहीं हो रहा है ना, और ना ही किसी की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। हास्यकरण से जो संबंधित है वो दोनों ही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 89 क्वेश्चन नंबर। देखो एक क्वेश्चन और रह गया, 90 तक ही होते हैं सेट में, तो बस थोड़ा सा धीरज और रखिए। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ए है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य होते हैं और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो 89 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है और बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। आदिवासी की जो विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है, पहला है ए जाति व्यवस्था के प्रचलन को। तो देखिए इसमें जातिवाद नहीं होता है। ठीक है, जो एसटी होते हैं इनमें जातिवाद नहीं होता है, इसमें ऊंच नीच नहीं होता है, इसमें सब लोग बराबर होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, बी है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को। सी है विशिष्ट भाषाओं के प्रयोग को। डी है ऊंच नीच की कम उपस्थिति। ठीक है, तो वही जो ऊपर मैंने बताया कि जाति व्यवस्था इसमें नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको मेरी मैराथन कैसी लगी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपका नेट ऑफ है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना नेट ऑन करिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मैराथन कैसी लगी है ना, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और अगली मैराथन आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, उसमें आपको 2021, 2019 और 2018 के प्रीवियस पेपर की पेडागोजी की मैराथन आपको मिलेगी।
ठीक है, लगभग 1.5 घंटे के लगभग की ही वो भी होगी। ठीक है, और देखो पेडागोजी में ज्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ी सी मैराथन जो होती है वो लंबी हो जाती है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैराथन कैसी लगी, और प्लीज इसको शेयर कर देना। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपका संडे को पेपर है, और मंडे को मैं एक लाइव क्लास लेने वाली हूँ, जिससे मैं आपसे बात करूंगी, आप जानूंगी कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, और जो भी हमारा रिलेशन रहा है, 1-2 महीने, 2-3 महीने या 1 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब से भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके मन में चीजें चल रही हैं, तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। और लाइव क्लास होगी आपकी मंडे को। ठीक है, मंडे की शाम 5 बजे हम रखेंगे लाइव क्लास को, तो प्लीज लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।